सुमित से जान लेते हैं आज का सुपर शेयर। बताइए सुमित, कौन सा स्टॉक है? शुक्रिया दीपाली। केमिकल स्पेस से बालाजी अमाइन को चुना गया है। कंपनी केमिकल, एग्रो केमिकल या फिर अलग अलग डाइज और केमिकल से कारोबार के अंदर है। इनपुट कॉस्ट काफ़ी ईज आउट हुई है इस पूरे क्वार्टर के लिए कंपनियों के लिए, क्योंकि मेजरली ये लोग इंपोर्ट करते हैं और जिस तरह की सिचुएशन रुपी डॉलर की रही है तो इनके लिए जो इंपोर्ट कॉस्ट है वो काफ़ी हद तक ईज आउट हुई है, जिसकी वजह से इनके मार्जिन अच्छे आने की उम्मीद है। Q4 के जो नंबर्स हैं वो अच्छे आ सकते हैं। कंपनी मेजरली फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को भी प्रोडक्ट सप्लाई करती है और एग्री स्पेस के लिए भी कई सारे प्रोडक्ट्स को केटर करती है। तो ये दोनों ही सेगमेंट जो है वो बजिंग है, स्पेशली एग्री स्पेस में जहाँ पे अपकमिंग जो मानसून सीजन है वो एक बड़ा ट्रिगर हो सकता है। इस कंपनी की इंडिविजुअली बात करें तो एक अच्छे नंबर्स पोस्ट कर सकती है कंपनी Q4 के अंदर। ऑपरेटिंग फ्रंट पे भी जो मार्जिन और फिर 2 से 3% बढ़ने का अनुमान है। अगर आप पिछले कुछ नंबर्स को देखें तो जो है पिछले एक साल के कंपैरिजन में कंपनी का मुनाफा 70% के आसपास बढ़ा है और पिछले 6 साल से कंपनी लगातार एक एनुअल बेसिस पे अच्छी ग्रोथ दिखा रही है। पिछले साल जो कंपनी ने 62 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा कमाया था, इनफैक्ट अब तक के जो महीने बीते हैं यानी कि 9 महीने के दौरान ही कंपनी उससे ज़्यादा मुनाफा ऑलरेडी कमा चुकी है। तो ये साल मान के चल सकते हैं कंपनी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एनुअलाइज बेसिस पर देते हुए दिखाई पड़ सकती है। 25 रुपए के आसपास ही कैश EPS है। डेट को पिछले एक साल में कंपनी ने आधा कर दिया है, एक सब्सटैंशियल वे में रिड्यूस किया है। प्रमोटर ने भी कंपनी में हिस्सेदारी बढ़ाई है। कंजर्वेटिव प्रमोटर है, इसलिए भी वो बहुत ज़्यादा डिविडेंड पे नहीं जाते, लेकिन हाँ कंजर्वेटिव वे में एक लगातार डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन किया है। 55% के आसपास की प्रमोटर यहाँ पे हिस्सेदारी रखते हैं और एक अच्छे वैल्यू पर ये शेयर अवेलेबल भी है। करीब 7 से 8 के मल्टीपल पे शेयर अभी कामकाज करके पूरा स्पेस एक बड़ा बस दिखा चुका है। इनफैक्ट ये शेयर सुपर शेयर में पहले दिया गया था 60 रुपए की रेंज में, वहां से चलता हुआ शेयर अब 300 रुपए की रेंज में आ चुका है। नई ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स आई हैं, उनका मानना है 405-406 रुपए तक की चाल भी शेयर में देखने को मिल सकती है। बिल्कुल नजर रखिएगा बालाजी अमाइंस पर 393 के आसपास ये काउंटर इस समय ट्रेड करते हुए हमारा सुपर शेयर आज का। अब एक बार एक्सिस बैंक पर सुन लेते हैं। हमने आज सुबह बाजार खुलने से पहले बात की थी अब हेमेंद्र हजारी से, जो कि बैंकिंग स्पेस को काफ़ी क्लोजली देखते हैं। सुनते हैं उन्होंने क्या कहा रिजल्ट्स पर। In Axis Bank results, in the analyst call, Axis Bank made an astonishing disclosure that as per FY 2016, when the bank had reported NPAs of gross NPA about 6,000 crores, the RBI inspection found additional NPAs of 9,478 crores, which is a huge increase over what the own bank had reported. Now, the relevance of this is that what is the credibility of FY 17 NPA numbers when the RBI's own inspection has found such a huge increase over what was reported? Now, this is a very grave disclosure which people are totally underappreciating, because we really do not know now how the bank is reporting numbers. ये बैंक कैसे हम अपग्रेड कर सकते हैं कि उनका अकाउंटिंग भी ही इतना बुरा है कि the same chief financial officer, the same auditor who has signed FY 2016 balance sheet, where the RBI has found such a wide discrepancy between what the bank has reported and what the RBI has found, the same CFO and the same auditor of Bartley Boy and Company has signed FY 17 accounts. Now, what is the credibility of these numbers? खैर चलिए, कुछ कंसर्न्स तो है, मार्केट की स्टॉक वीक भी है थोड़ा। हेमंत, आपका व्यू क्या है एक्सिस बैंक पर? देखिए मीर, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। एक्सिस बैंक एक व्यू पक्का है कि आज भी 525 क्रॉस नहीं कर पाया। मेरे ख्याल पिछले 3 महीने में एक्सिस बैंक कम से कम 10 बार इस लेवल को अटेम्प्ट कर चुका है और 10 के 10 बार फेल हो चुका है। और जो डाउनसाइड सपोर्ट्स हैं वो 465, 470 है, मेरे ख्याल वो सबको मालूम है। तो मुझे नहीं लगता अभी तक एक्सिस बैंक इस रेंज से बाहर निकल पाया है, वेदर रिजल्ट और नॉट रिजल्ट। मैं एक्सिस बैंक तभी बाय करूंगा जब वो 525 के ऊपर सस्टेन करेगा और या फिर मुझे 475 के आसपास नजर आए, क्योंकि तब रिस्क रिवॉर्ड मेरे फेवर में आता है। नहीं तो बीच के रेंज में इस ट्रेड करने का कोई फायदा नहीं। बहुत अच्छे बैंकिंग स्टॉक्स हैं, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको मेंशन किया। मुझे नहीं लगता एक्सिस बैंक की कोई खास जरूरत है सब लोगों को। मानस, आपने कुछ स्टॉक्स पिक किए हैं ओपनिंग के बाद जो अच्छे लग रहे हो इंट्राडे या फिर पोजिशनल व्यू से? देखिए, एक तो आरईसी में मैं समझता हूँ कि एक मूव आना चाहिए। कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था, बट आज के पैटर्न को देख के लगता है कि शायद हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। स्टॉक 208 के ऊपर अगर निकलेगा तो बिल्कुल
वहाँ पे कम से कम 10 रुपये का अप मूव देखने को मिलेगा। तो उस केस में 218 रुपये के टारगेट सेट करें। स्टॉक को बाई करना है तो 208 के ऊपर करना है और उस केस में स्टॉप लॉसेज 205 के नीचे लगाने हैं। ये मेरा पहला स्टॉक है। और दूसरा स्टॉक SRF का रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हाई टॉप्स हायर बॉटम्स काफ़ी समय से देखने को मिल रहे थे, बट अब एक क्लियर ब्रेकआउट 1780 रुपए के ऊपर देखने को मिला है। तो यहाँ पर भी खरीदारी की राय रहेगी। स्टॉप लॉसेस 1760 के नीचे रहेंगे और टारगेट 1860 के ऊपर रहेंगे। SRF इनफैक्ट अच्छा मूव दे भी रहा है, 3-3.25% ऊपर ये स्टॉक दिन के ऊपरी स्तरों पर ही ट्रेड कर रहा है। एक हेमंत, इनफैक्ट हेमंत, UPL पर आपका व्यू क्या है? क्योंकि अप्रैल सीरीज के दौरान तो अच्छा मूव रहा है स्टॉक का, अभी भी 1-1.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये कैसा परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि चल तो ऑलरेडी बहुत चुका है, यहाँ से और चलने की गुंजाइश है UPL में? देखिए, ये स्पेस ही बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे को, क्योंकि जिस तरह से एक इतनी अच्छी सीरीज़ के बाद और अच्छे रोल ओवर्स होना, हालांकि मैं थोड़ा सा व्यू बदलना चाहूँगा। मुझे टाटा केमिकल, क्योंकि मेरे लिए टाटा केमिकल, जैन इरिगेशन और UPL एक ही सेक्टर में आते हैं, मुझे ऐसा लगता है टाटा केमिकल के रोल ओवर्स सबसे अच्छे हो रहे हैं और उसमें क्षमता है 710 तक जाने की। UPL के नतीजे कल हैं मेरे ख्याल, इसकी वजह से शायद थोड़ा सा लोगों ने पोजीशन कम रोल की है, बट स्टॉक टेक्निकली बहुत स्ट्रेंथ दिखा रहा है। बट मैं इन तीनों में से जैन इरिगेशन, UPL, टाटा केमिकल, डिफ़िकल्ट चॉइस है, मैं टाटा केमिकल चूज़ करूंगा। मुझे ऐसा लगता है आप 630 का स्टॉप लॉस रखें, बड़ा टारगेट देखने को मिल सकता है 700 से 710 का। ऑलरेडी रोल ओवर 70% से ज़्यादा पोजीशंस हो चुकी हैं। बिल्कुल, एक बार स्टॉक्स देख लेते हैं जो कि 52 वीक हाई पर ट्रेड कर रहे हैं। हमने कल भी देखा था, इनफैक्ट कल तो 19 में से 9-10 इंडाइसेस ही BSE के ऐसे थे जो कि 52 वीक हाई पर थे। अब आप देखिए, आज HEG लिमिटेड है, ये 52 वीक हाई पर है, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ करीब 7.5% ऊपर ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। NBCC है जो कि 2.25% ऊपर है। अब ये काउंटर है जिसने अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखाया है, ये 198 के आसपास है। कुछ और जो काउंटर्स हैं इसमें डेक्कन सीमेंट है, आरती इंडस्ट्रीज़ हैं जिन पर अच्छा मूव देखने को मिला है। ये सीमेंट पर आशीष लेटली क्या ट्रेड किया है आपने? देखिए, इसके अंदर में मुझे लगता है इंडिया सीमेंट ही जो है वो काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नज़र आ रहा है और जहाँ पर पे रोल ओवर्स भी हमें बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। तो मुझे लगता है इस स्टॉक के अंदर में ट्रेंड जो है वो क्लियरली पॉजिटिव बना हुआ है। 220 तक की एक अपसाइड मुझे लगता है पोजिशनली इंडिया सीमेंट के अंदर देखने को मिलेगी। डाउन साइड में 199 के आसपास एक स्टॉप लॉस रख के पोजिशन बनाई जा सकती है। दूसरी एक पिक हमने और आइडेंटिफाई की है जो मुझे लगता है काफ़ी अच्छी पोजिशनली नज़र आ रही है, वो है इंडिगो के अंदर, जहाँ पर पे एक मजबूत बेस जो है वो 1100 के आसपास बन चुका है। और मुझे लग रहा है कि जिस तरह का पोजीशन का बिल्डअप है, ये स्टॉक इस सीरीज के अंदर में, मे सीरीज के अंदर में कम से कम 1220-1230 के स्तरों को क्रॉस कर सकता है। तो 1100 के एक स्टॉप से मैं समझता हूं इंडिगो के अंदर लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। जी, शुक्रिया आशीष आपका शामिल होने के लिए शो में। मानस, अभी हम रियल्टी शेयर्स की बात कर रहे थे, लेकिन HDL पर स्पेशली क्या व्यू है आपका? आज ये F&O बैन से बाहर हुआ है और अब दिन के ऊपरी स्तरों पर आ चुका है, उन्हीं के नजदीक इनफैक्ट ट्रेड कर रहा है, क्या करें अभी? देखिए, अगर निवेश का आपका नज़रिया है तब तो बने रहे। मैं नहीं समझता कि 80 रुपये से पहले निकलने की कोई ज़रूरत है, बट अगर आप ट्रेडर हैं तो मैं समझता हूँ कि एक छोटा सा करेक्शन देखने को मिलेगा जिसमें शायद 85 तक के लेवल्स देखने को मिले। तो ट्रेडर अगर आप हैं तो थोड़ा अवॉइड करिए, 95 के ऊपर ही आपको फ्रेश लॉन्ग बनाने हैं। बट अगर आप इन्वेस्टर हैं तब तो डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम पैटर्न देखें और लॉन्ग टर्म व्यू निकालें तो वो करीब 107-108 रुपये के टारगेट्स पॉसिबल लगते हैं। इस बीच एक बार एडवांस डिक्लाइन देख लेते हैं मार्केट का। बाज़ार खुलने के बाद रुझान जिस तरह का देखने को मिला है, जो बढ़ने वाले काउंटर्स जो हैं NSE पर वो हैं करीब 750 के आसपास, और नुकसान वाले काउंटर्स जो हैं वो है 643 के आसपास। तो थोड़ा अब इवनली ही प्लेस्ड है मार्केट यहाँ पर। BSE पर भी जो बढ़ने वाले काउंटर्स हैं वो है 1019, नुकसान वाले काउंटर्स की संख्या 803 के आसपास। हालांकि आज एक्सपायरी है, थोड़ा ऑब्वियसली हमें वक्त देना होगा इसे। लेकिन हेमंत, अब एक्चुअली अब 9350 होने के बाद उससे 10-15 पॉइंट ऊपर हो या नीचे हो सेटलमेंट, अब आई डोंट थिंक वो ज़्यादा मैटर करेगा। व्हाट विल मैटर मोर इज़ कि क्या अगली सीरीज़ में हम 9400 या फिर 9500 एंड अबोव लेवल्स की उम्मीद कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। देखिए मीर, दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये कि मैंने जैसे कहा, अब आपको हर महीने जो देखना है वो ये देखना है, इफ़ आई एम अ बुल एज अ ट्रेडर,
कि बाजार अपना बेस कायम रख पा रहा नहीं रख पा रहा। मेरे लिए मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूं। इट इज इमटेरियल की एक्सपायरी 9280 पे आती है या 9370 पे आती है। मैं तो इतना बड़ा रेंज दे रहा हूं क्योंकि मेरे हिसाब से जो इंपॉर्टेंट चीज था, बाजार ने 9000 का बेस नहीं छेड़ने दिया, उसने अपना बेस कायम रखा है। मेरे ख्याल से पोजिशनली यू शुड बी बुलिश टिल 9000 इज नॉट ब्रीच्ड। आपको जो भी डिप मिले वो एक बाइंग का ही मौका है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, मतलब जो लोग बहुत पोजिशनली ट्रेड नहीं करते हैं, बहुत छोटा रखते हैं, तो उनको अब अपना जो स्टॉप लॉस है निफ्टी में वो रिवाइज करना पड़ेगा एट 9250 टिल 9250। जो अब नया हमने रेजिस्टेंस तोड़ा है, अगर मैं और आप याद करें तो 9230 क्रॉस करने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था निफ्टी को। तो जो लेवल उसने क्रॉस किया है वही अब हमारा स्टॉप लॉस बन जाएगा शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए। 9250 के जब तक ऊपर है आप पोजिशनली लॉन्ग बनाएं। मुझे काफी श्योरिटी लग रही है जिस तरह से आज धीरे धीरे रोल ओवर्स भी अब पिकअप हो रहे हैं अर्ली मॉर्निंग ट्रेड्स में, दैट मार्केट विल टेस्ट 9450 9500 इन शॉर्ट टर्म। वहां जाकर मुझे लगता है एक बार थोड़ा पोजीशन को हल्का करना जरूरी है क्योंकि 9500 पे काफी कॉल राइटर्स का जमाव है, वो एकदम से इजीली क्रॉस नहीं हो पाएगा।